हाँ, तो कल हम सभी ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में याद है कुछ क्या पढ़ाए थे हम? कि भूल गया है? बताइए। नहीं, नहीं सर, ध्यान है पर नोट्स पर वो नहीं बना पाए थे क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा था, तो ना एक्स्ट्रा ना कुछ और नोट्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सुना था आपको। आप सभी की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? जो भी क्लास यहाँ चल रही है आज से रिकॉर्डिंग भी होगी। इससे आप लोग फिर बाद में देख भी सकते हैं। मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी आप जो है जेआरएफ की एज लिमिट पूछ रहे थे। विमल जी का सवाल था कि सर जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या होती है? तो आपको बता दूं, जितने फीमेल हैं, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसमें दो कैटेगरी होती है, नेट और पीएचडी। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट पीएचडी कोई भी एज का पर्सन जो है जो एलएलएम किया है, और नेट और पीएचडी के लिए यूजीसी नेट का पेपर दे सकता है। लेकिन जेआरएफ के लिए कौन देगा? कितने एज तक देंगे? यही आपका क्वेश्चन था ना विमल जी? हाँ जी सर, यही क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन था। तो फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। कितना है? 35। 35 ईयर मैक्सिमम एज लिए लिमिट। और मेल के लिए चाहे ओबीसी हो, चाहे यूआर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, उसके लिए 33 ईयर है। जैसे कि सभी के लिए 30 ईयर है, लेकिन लॉ में क्या होता है, 3 ईयर जो है हम सभी को रिलैक्सेशन मिल जाता है मैक्सिमम एज में, क्योंकि हम सबसे जो है 3 साल जो है अधिक जो है ग्रेजुएशन में अपना समय देते हैं। इसलिए हमें 3 साल ज़्यादा मिल जाता है। तो कितना एज होगा जेआरएफ के लिए? मेल के लिए 33 हो गया। 33। फीमेल के लिए 35। 35। कोई किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो, मैक्सिमम एज 35। तभी तो आप अंदर होंगे ना 33 के। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा अंदर हूँ सर, 25 में होगी। अभी 25 में, अभी तो ज़्यादा ही अंदर हो, लेकिन ये है कि अब जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाओगे, सही रहेगा। जैसे मैं 25 पे जेआरएफ हो गया था, तो वैसे ही हो जाना। तो हम आते हैं क्या, कल क्या पढ़ाए थे? बताओ मोहिनी, कल क्या पढ़ाए थे? सर 14 to 19 तक। हाँ, तो इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, किस केस में कहा गया कि अगर कोई उच्च वर्ग की महिला है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है, और वो ओबीसी से शादी करती है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? किस केस में कहा गया? भैया बालसम्मा पाल। हाँ, बाल सम्मा पाल बनाम कोचिंग विश्वविद्यालय। ठीक है। कौन सा जिसमें हम अनुच्छेद पढ़ाए थे, इसमें से एक आर्टिकल ऐसा है जो प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के अगेंस्ट जो है अवेलेबल है फंडामेंटल राइट? और कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो स्टेट के भी अगेंस्ट अवेलेबल है और प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट अवेलेबल है? भैया 17। 17। 17। किस केस में कहा गया था? किस केस में कहा गया था? भैया केस याद नहीं आ रहा। मोहिनी, आपको कल केस बताए भी थे हम। सर अंजलि कहाँ ये गई? अंजलि को केस पीपल पढ़ाए थे। यूनियन डेमोक्रेटिक का था क्या? हाँ वो हाँ, इसका पीयूसीएल। हाँ पीयूसीएल हाँ वर्सेस यूनियन ऑफ हाँ, इंडिया। इसका सात नाम है, शॉर्ट फॉर्म मतलब रूप है इसका, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी। ठीक है। इस केस में क्या कहा गया था कि ये दोनों के विरुद्ध जो है अवेलेबल है, केवल आर्टिकल 17। और सभी फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है? ओनली स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है। 19 तक कोई दिक्कत है? हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो मैंने कल फार्मूला बताया था 6 जो याद करने का, 19 का 1 A B C D E G, याद है कि भूल गया? सोनल सुना दो पहले। याद है भैया। हाँ भैया, फर्स्ट में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संगम संघ और सरकारी सोसाइटी बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का और निवास करने बस जाने का, और कोई वृत्ति और उपजीविका का। वेरी गुड। ऐसे सीरियल वाइज याद होना चाहिए। और इसका निर्बंधन कहाँ पे है? रिस्ट्रिक्शन जिसको बोला 2 जाता में है, है भैया। 2 में है। 19(2).
हाँ 19(2) में, ठीक है। यहाँ इतना हो गया था, ठीक। हम आते हैं 20 पे। 20 का हेडिंग क्या है, कोई पढ़ेगा? 20 में 3 प्रिंसिपल हैं जिसको पूछा जाता है, 21, 22, 23। 3 इसके सब अनुच्छेद हैं। तीनों में एक एक अलग से एक्स फैक्टर लॉ कहाँ पे है? एक्स फैक्टर लॉ कहाँ पे है? एक्स फैक्टर 20 लॉ, एक में है भैया, मोहिनी बोलो जी। 20 एक, हाँ 20(1) में। और 00 पॉडी 2 में है, सर 22 में। हाँ। और सेल्फ इंक्रीमेशन 20 3 में में भैया। सर। हाँ। तो जो है ये पूछता है, अब हम बता इस पे हम समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा 2 मिनट चर्चा कर लें, ठीक है। इसका हेडिंग पूछता है, जो टाइटल है ना, टाइटल में पूछा जाता है कि 20 का टाइटल क्या है। 20 का टाइटल क्या है? टाइटल क्या है 20 का? अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में इसमें संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो हम इसी बात करते हैं। पहला जो है, इसमें 3 अनुच्छेद हैं, मतलब इसके उप अनुच्छेद। तो इसमें पहला क्या करता है, एक्स फैक्टो लॉ। एक्स फैक्टो लॉ मीन्स क्या होता है जी, कोई बताएगा कि मैं बताऊं? एक्स फैक्टो लॉ मीन्स जी क्या भैया, होता अगर है? बोलो, हाँ, आराम इसमें से 2 बोलो। चीजें हैं भैया कि हाँ बोलो। हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वो मतलब अपराध के रूप में वर्णित नहीं है तो उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर प्रेजेंट विधि में जितना दंड है उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। ये कहता है, एक्स फैक्टो लॉ मीन्स कहता है कि जब कोई जो एक्यूज अपराध कर रहा है और अपराध करते समय जो दंड की मात्रा थी वही जो है दंड उसे मिलेगा, उसी के लिए जो है वो लाइबल होगा। यदि मान लो दंड बढ़ गया, जैसे कि मान लो 30 जून को अपने यहाँ क्या लागू था, इनपुट था 30 जून 2023-24 को क्या लागू था अपने यहाँ, बताओ क्या लागू था? सोनल बताओ, मोहिनी बताओ, क्या लागू था 30 जून 2024 को? सर जून का तो नहीं पता, 1 जुलाई को ये तीनों लॉज एनफोर्स हुए थे। अरे चीज, अगर 1 जुलाई को तीनों लॉ इन्फोर्स हुआ तो उसके पहले क्या लागू था 1 जुलाई से पहले? अच्छा, आईपीसी और एविडेंस वगैरह। हाँ, तो आईपीसी और एविडेंस, आईपीसी मतलब जितना भी पनिशमेंट है सब आईपीसी में दिया हुआ है ना। तो मान लो हम बीएनएस भी कल देखे और आज भी देख रहे थे बीएनएस। तो बीएनएस में क्या किया गया है कि सजा कहीं कम नहीं किया गया है, सजा बढ़ा दिया गया, फाइन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जहाँ फाइन 1000 था वहाँ 10,000 5,000 कर दिया गया, 10,000 कर दिया, 2,000 फाइन है 10,000 कर दिया गया, ऐसे कर दिया। जैसे कि हम 320 में देखते हैं, 320 में क्या कहा गया है? 320 में किसके बारे में है? आईपीसी का जो 320 था 320 हर्ट के बारे में। घोरुपति भैया, ग्रीवियस हर्ट में कितने कैटेगरी है, बता सकता है कोई? 8 कैटेगरी। हाँ 8 कैटेगरी है। 8वां कैटेगरी है कि मान लो कोई पर्सन जो है किसी पर्सन को ऐसा मतलब कि हर्ट पहुंचाता है जिससे वो 20 दिनों तक का अपना जो नियमित दिनचर्या है काम करने का वो नहीं कर पाता, बेड में पड़ा रहता है, तो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। वहाँ पे 20 दिन था, और अब जो नया बीएनएस आया यहाँ पे पता है कितना दिन हो गया है? पहले 19 दिन तक अगर वो 19 दिन तक बेड पर आता था, उसके बाद से चलने लगता था तो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आता था। लेकिन अब पता है कितने दिन कर दिया गया इसको? कितने दिन किया गया? पढ़ा कोई कि अभी नहीं पढ़े आप लोग? भैया पढ़े तो है पर नया वाला भी याद नहीं हो रहा उतना अच्छा। 15 दिन कर दिया गया। कितना किया गया? 15 डेज। कितना किया गया? तो मान लो कोई एक्यूज है, वो 30 जून को किसी को मारा है और वो 19 दिन तक मतलब 19 दिन तक बाद वो चलने फिरने लगेगा, तो उस पर कौन सा अप्लाई होगा? आईपीसी अप्लाई होगा कि बीएनएस अप्लाई होगा? 30 जून 2024 को मारा है,
आईपीसी अप्लाई होगा। वहां पे ये नहीं कहा जाएगा अब तो बीएनएस लागू हो गया है, अब तो बीएनएस में 15 दिन ही है। बीएनएस में क्या है, ओनली 15 डेज है। अब और ये 19 दिन तक बेड पर रहा, तो यहाँ पे गिरवी शर्त में आएगा नहीं, गिरवी शर्त में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब वो ऑफेंस किया था तब वहां पे क्या अप्लाई था, आईपीसी अप्लाई था। और आईपीसी में क्या था, 20 डेज था। 20 डेज अगर नहीं उठ पाता है, अपनी जो दैनिक उसके क्रियाकलाप है नहीं कर उसका संपादित कर पाता है, तो गिरी शर्त में आएगा। 8वां लास्ट विकल्प है उसका, जो हम गिरी शर्त पढ़ते हैं। इस तरह से ये कहाँ पे संरक्षण देता है, 20 का सब क्लास 1 में। इसे ही कहते हैं एक्स फैक्टो लॉ। हिंदी में बोलते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। एक्यूज को जब वो अपराध कर रहा है उसी समय जो है, जो अपराध से दंड मिला है उसी से वो दंडित होगा। दंड बढ़ा दिया गया तो बढ़े हुए दंड से नहीं होगा। लेकिन एक मन में विचार आप लोग का आता होगा, क्वेश्चन आता होगा, सर अगर मान लो कोई नया विधि बना दिया गया है और विधि में जो है जो उसकी पनिशमेंट है कम कर दिया गया हो, क्या उसका लाभ ले सकता है? बताओ सोनल। भैया आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है, और जब वो अपराध किया है तब उसकी पनिशमेंट मान लो 3 ईयर है, लेकिन बाद में उसमें संशोधन हो गया और संशोधन में उसकी पनिशमेंट 6 महीने कर दिया गया। क्या उसका लाभ ले सकता है एक्यूज? सजा कम कर दी गई है। वो तो न्यायालय के विवेक पे भैया दे सकता है, कम कर सकता है। न्यायालय के विवेक पे नहीं है, उसका राइट है। अगर सजा कम कर दिया गया है, सजा अगर कम कर दिया गया है तो उसका बेनिफिट लेगा। अगर सजा बढ़ा दिया गया है वहां पे 20 का सब क्लास 1 रोकता है कि एक्स फैक्टो लॉ उसको रोकता है। ठीक है, इसमें एक केस है, वो केस को मैं बताऊंगा। उसी में ऐसा हुआ था, उसी में डिसीजन आया था। न्यायालय के विवेक पे नहीं, उसका राइट है, वो लेगा ही लेगा। हर इंसान चाहता है कि अगर हम ऑफेंस किए हैं हमें कम से कम सजा मिले। ऑफेंस अगर पहले तो ये चाहता है न्यायालय में कि हम बाइज्जत बरी हो जाएं। अगर एविडेंस उसके खिलाफ जा रहा है और प्रूव हो जा रहा है न्यायालय में बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जा रहा है, तब चाहता है कि उसे कम से कम सजा मिले। तो ऐसे इसलिए इसको एक्स फैक्टो लॉ का लॉ दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एक्स फैक्टो लॉ को भूलेगा कभी मोहिनी? जी सर समझ आ गया। हाँ जी सर, आ गया। अब आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है डबल जीरो पॉडी। व्हाट मींस डबल जीरो पॉडी? बिमल, डबल जीरो पॉडी क्या होता है? सर किसी को एक अपराध के लिए मतलब 1 से 2 बार दंडित नहीं कर सकते आप। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब किसी ने आज अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसको आप एक ही बार दंडित कर सकते हो ऑफेंस के लिए। जैसे मान लीजिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। जैसे मान लीजिए ए एक एक्यूज्ड है, ठीक है, बी को मारा है और गिरवी शर्त किया है। ठीक है, गिरवी शर्त हर्त किया 20-22 दिन तक हो। मान लीजिए अब 15 दिन है, अब इसमें तो 15 डेज है, गिरवी शर्त किया है और वो 16 डेज तक बेड से नहीं उठा, तो उसको गिरवी शर्त के लिए ट्रायल किया गया और प्रूफ भी हो गए और न्यायालय ने उसको जो भी उसका पनिशमेंट है पनिशमेंट दे दिया। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद जो है उसी चोट से उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसको दोबारा उसको ट्रायल चलेगा? दोबारा उसको दंडित किया जाएगा? ये बहुत बार पूछा है, पीसीएसजे में, नेट के पेपर में, हर जगह पूछा है, इंटरव्यू में भी पूछा है। क्या उसको दंडित किया जाएगा? मोहिनी को दंडित किया जाएगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि अपराध की प्रकृति चेंज हो गई है। प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जाएगा और पनिश भी नहीं किया जाएगा। सोनल सही बोल रही है, आप गलत बोल रही हो। अच्छा, ऐसा? देखो, पहले वो किसके लिए वो क्या था? पहले वो पनिश हुआ था गिरवी शर्त के लिए, लेकिन जो ऑफेंस का नेचर है वो चेंज हो गया ना। सेम ऑफेंस के लिए नहीं पनिश किया जाएगा।
उसी ओके। एक से दूसरा ऑफेंस बन गया, उसकी डेथ हो गई, तब वहाँ पे वो जैसा हो उसकी नेचर होगा। अब नेचर तो वहाँ पे वो कैपेबल होमिसाइड के लिए या मर्डर के लिए, जहाँ पे जैसे उसका बनेगा, जैसे कि उसकी निश्चितता नहीं थी, यहाँ पे कैपेबल होमिसाइड के लिए ही आएगा, सदोष मानववध के लिए उसको दंडित किया जा सकता है। या अगर ऐसा ऐसा चोक है कि उसका अगर जैसे निश्चितता है तो 302 में मतलब मर्डर में भी जाएगा। अब उस पर दंडित उसको किया जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट ऑफेंस है, अलग से अपराध बन रहा है। अगर सेम ऑफेंस होगा, 20 के सब क्लास 2 में क्या कहता है, बेरतली हो कि नहीं आप लोग, बेरत आपके पास होना चाहिए, बेरत है कि नहीं आप लोग के पास, बेरत होना चाहिए। है भैया। है सर। यस सर। हाँ, तो 20 के सब क्लास 2 खोलो, क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है कि सर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, एक ही अपराध के लिए। तो मेरा प्रॉब्लम, जो मैं प्रॉब्लम पूछा हूँ, पहले अपराध, पहले में क्या था, गिरवी शर्त घोर उपहत के लिए उसको दंडित किया गया था, पनिश किया गया था, अभियुक्त किया गया था। अब दोबारा उसको किस लिए किया जा रहा है, मर्डर के लिए, कपल ऑफ होमिसाइड के लिए। उसी से मतलब मान लो मर्डर भी हो गया, बाद में वो डेथ भी हो जा रहा है, उसी रीजन से उसको दंडित किया जा सकता है। और एक बात बताओ, क्या जो है कोई जो है एक्यूज्ड है, उसको जो है एफआईआर भी हो रहा है, और उसके पहले उसको जो अपने जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है, वो भी उसको हो रहा है। तो क्या वो 0040 का लाभ ले सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉब्लम में। मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं आप लोग? जैसे मान लीजिए मेरा वो नहीं क्वेश्चन ले है, सकता सर। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए विमल जी पहले। जी जैसे जी मेरा क्वेश्चन है, ये एक एम्प्लॉई है, और वो जो है गबन समझ रही हो ना, चीटिंग गबन, मतलब कि जी पैसे का वो घपला मतलब हेर फेर किया है, ठीक है। तो उसको जो है, जो जहाँ पे वो ऑफिस में जॉब करता है, जो उसका मतलब एम्प्लॉयर है, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन से उसको ऑफिस से डिसमिस कर देता है, मतलब नौकरी से डिसमिस कर देता है, जॉब से। कहता है कि तुम्हारे जैसे कर्मचारी जो है इस जॉब के लायक नहीं है, उसको डिसमिस कर देता है। अब डिसमिस भी करता है, और उस पर धोखाधड़ी का, चीटिंग का, फॉर्जरी का, ये सब जितना भी उसको लॉस हो, इसको केस भी करता है। क्या यहाँ पे वो 0040 का लाभ ले सकता है? वो तो कहेगा साहब हम तो कुछ गलती किए थे, हमको नौकरी से भी निकाल दिए, और हमें एफआईआर भी करा के जेल में भी डाल दिए, हमें 20 का सब क्लास 2 मतलब ऐसा करने से रोकता नहीं, है। वो लाभ नहीं मिलेगा सर। क्या वो लाभ नहीं मिल सकता यहाँ पे। क्या क्या बता रहे हो आप? अच्छे से बताइए ना। मैं कह रहा हूँ कि सर वो लाभ नहीं मिलेगा उसको, 20(2) का क्यों लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन किस लिए नहीं मिलेगा? रीजन सर मुझे ध्यान नहीं है, बट सेम केस हमारे पास आया था एक, इसमें उसको लाभ नहीं मिला था इस चीज का। लाभ नहीं मिलेगा, आपने आंसर से एकदम सही बताया। यहाँ जी पे सर। 20 के सब क्लास 2 में लिखा है कि अभियोजित एवं दंडित, वहां पे अभियोजित और दंडित नहीं हुआ है, अभियोजित एवं दंडित नहीं हुआ है, क्योंकि अभियोजित और दंडित कौन करता है, किसका काम है? अभियोजन चलाना किसका काम है? ये न्यायालय का। न्यायालय का काम है। न्यायालय में तो नहीं हुआ है ना, वो तो बाहर हुआ है ना, न्यायालय के बाहर हुआ है ना। तो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में या कहीं भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में क्या हो रहा है, कुछ लड़के जो हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब अपने क्लासमेटों को छेड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉलेज भी क्या करता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है उनके खिलाफ, कॉलेज से रिस्ट्रिकेट करता है, और उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसमें भी केस चलता है कि नहीं चलता है? देखे कि नहीं देखे हैं? जी बिल्कुल। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में जो है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी अभी मार्च में क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन किया कुछ मांगों के लेकर, और वीसी के ऊपर, वीसी हमारी यूनिवर्सिटी की जो वीसी थी उनके ऊपर पत्थर का पथराव किया, और गाड़ी के आगे लेट गए। इनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ, और कॉलेज से रिस्ट्रिकेट भी हुए, मतलब कई महीनों के लिए रिस्ट्रिकेट भी हुए थे। बाद में माफी भी मांगे तो कॉलेज से तो वापस ले लिया गया, एग्जाम देने दिया गया, लेकिन अभी भी केस चल रहा है। तो यहाँ पे भी 0040 का लाभ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो जो पहली कार्रवाई थी वो कैसी थी, डिसिप्लिनरी एक्शन था, अनुशासनात्मक कार्रवाई थी वो, और
दूसरी कार्रवाई क्या थी? आपराधिक कार्रवाई थी। अगर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार की उससे अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरा एक्शन उसको लिया जा सकता है। तो यहाँ ऐसे अगर क्वेश्चन नेट की एग्जाम में आ रहा है प्रॉब्लम बना के, आप लोग से गलती होगी? बताओ, बोलो ना। नहीं सर, गलती नहीं है। हाँ, हम अब आते हैं इसके, ये तो हो गया 00 पार्टी जो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया। सीआरपीसी में कहाँ पे है? सीआरपीसी में कहाँ भैया पे 300 में है, हाँ क्या 300 में। 300 में। बीएनएसएस में कहाँ पे है? 300। देखो, पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है कि सीआरपीसी के 300 में और संविधान के अनुच्छेद 20 के सब क्लास 2 में है, दोनों में क्या डिफरेंस है? भैया इसमें अभियोजित और दंडित दोनों लिया गया है, उसमें शायद दंडित ही है शायद। हाँ, वहाँ पे यही है, अगर एक बार दंडित हो गया तो उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है, अब यहाँ पे अब बताओ, ऐसा जो नहीं, एविडेंस में कहाँ पे है? 40 में। 40 में। और सीपीसी में कहाँ पे है? 11 में है भैया। 11 में। मोहिनी क्लियर हो रहा है? अगर कहीं से पूछेगा कि यह प्रावधान जो है संविधान का आर्टिकल 22 के से संबंधित रिलेटेड से है, तो रीजन सीपीसी में कहाँ पे है, एविडेंस में कहाँ पे है, सीआरपीसी में कहाँ पे है, तो जी सर। सब बता ले जाओगे कि छूटेगा कहीं? नहीं सर, पता मतलब याद रह जाएगा। याद रहेगा। अब हम आते हैं 20 के सब क्लास 3 में। सेल्फ 20 के सब क्लास 3 क्या कहता है बताओ? सेल्फ इंक्रीमेशन, सेल्फ इंक्रीमेशन की बात करता है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी अपराध के अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मन में बनता है, मतलब एक क्वेश्चन आपके मतलब मन में आता होगा, चलता होगा कि जो ये संरक्षण है केवल जो न्यायालय में है कि जहाँ पुलिस पूछताछ करती है वहां भी संरक्षण प्राप्त है? इसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, केवल थर्ड डिग्री यूज करती है, आप लोग सुना भी होगा। इसलिए तो पुलिस से की गई कन्फेशन जो है वो सुसंगत नहीं होता है, ग्राह्य भी नहीं होता है। जो पुलिस से की गई कन्फेशन होता है, कन्फेशन फ्रॉम पुलिस ऑफिसर, उसको एडमिसिबिलिटी नहीं किया गया है, क्योंकि वो थर्ड डिग्री का यूज करता है अधिकांश। तो वो किसी को कुछ भी मतलब कन्फेशन करा लेगा। अगर एडमिसिबल बना दिया गया तो बाद में क्या होगा, दिक्कत आएगी, इसलिए उसको ग्राह्य नहीं किया गया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या जो है सेल्फ इंक्रीमेशन का जो प्रोविजन है, आत्माभिसंसन का सिद्धांत है, वो केवल न्यायालय में है कि न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस से भी पूछताछ में बाध्य नहीं किया जाएगा? दोनों में कि केवल न्यायालय में? मोहिनी? सर दोनों में। दोनों में। किस केस में कहा गया बताओ, केस का नाम बताओ। केस तो नहीं पता है सर मुझे। हाँ, केस का नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही फेमस केस है। अभी केस का नाम बताएंगे ना तो आप बोलोगे कि सर याद था केस का नाम। नंदनी सत्पथी का नाम सुनिए आप लोग? जी 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 हाँ सर। नंदनी सत्पथी वर्सेस पीएल धानी, AIR 1977। कब का केस है? कब का केस है सोनल? कब का केस है? भैया ईयर याद नहीं है। 1997 का, 77 का, 1977 का, 1977 का केस है। केस का पूरा क्या नाम क्या है? नंदनी सत्पथी वर्सेस पीएल धानी। इस केस में कहा गया कि ये जो संरक्षण है 20 के सब क्लास 3 का, ये जो न्यायालय में भी है और पुलिस जो पूछताछ करती है उस पूछताछ के दौरान भी है। किस केस में कहा गया कि जो नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट का नाम है, सुनिए आप लोग, नार्को टेस्ट। जी भैया, सेल्वी वाले में। हाँ, सेल्वी वर्सेस बताओ। स्टेट ऑफ कर्नाटक।
हाँ, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। और उसमें कहा गया कि डीएनए टेस्ट और क्या नाम है, डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट, ये सब अगर एक्यूज के कंसेंट के बिना होता है तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होगा तो जब एक्यूज अगर परमिशन देगा तभी होगा, नहीं परमिशन देता है तो अगर करा लिया जाता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो। क्यों होगा? क्योंकि वो 20 का सब क्लास 3 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, नंदिनी शतपथी का केस, सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस याद रहेगा, इसमें 2 केस। जी सर। जी भैया। हाँ, इसमें हमने 3 प्रिंसिपल बताया। कौन कौन सा प्रिंसिपल बताया हमने? 3 प्रिंसिपल बताया हमने। कौन कौन सा प्रिंसिपल बताया? सर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हाँ डबल जियोपार्डी और सेल्फ इनकमिनेशन। हाँ, अब हम आते हैं 21 पे। 21 क्या कहता है? 21 से ही इतने क्वेश्चन आते हैं ना, हर एग्जाम में आते हैं 21 से। 21 आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन करता है, किसका प्रोटेक्शन करता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। एक कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ये देखो नो पर्सन, यहाँ पे पर्सन यूज हुआ है, यानी 21 का जो है 21 हो या 20 हो, ये सब किसको अवेलेबल है? ऑल पर्सन, सिटीजन को भी या जो नॉन सिटीजन है, जो एनआरआई है उनको भी। ये नहीं कि जो इंडिया के सिटीजन है, जो मतलब विदेश के भी हैं, उन्हें भी ये राइट अवेलेबल है। उन्हें भी अगर आप देखती हो कि कोई भी जो टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, भारत पे हमला करता है और पकड़ा जाता है, उसको डायरेक्टली जो है उसको सजा नहीं दे दिया जाता है, उसके खिलाफ भी क्या होता है, उसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाता है, उसके विरुद्ध भी ट्रायल चलता है, और बियॉन्ड डाउट, कैसा बियॉन्ड डाउट? रीजनेबल बियॉन्ड डाउट, उसको प्रूव होता है, तब जाके उसको फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा, जैसे न्यायालय को लगता है वैसे उसको सजा मिलती है। 21 सभी को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे पर्सन हो, कोई भी हो। ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें एक शब्द है, पूछा जाता है प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहाँ से लिया गया है? इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से लिया गया है? बताओ विमल, मोहिनी, सोनल, बताओ। भैया जापान से। वेरी गुड, जापान से लिया गया है। इसमें जो शब्द यूज किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हिंदी में बोले तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कह रहा है ना कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। इसमें सबसे पहला केस आता है 21 गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। ये 1950 का केस है। इसमें ये बोला गया पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? केवल जो फिजिकल बॉडी है इसकी स्वतंत्रता से है, फ्रीडम से है। जो फिजिकल बॉडी है ना, इसकी स्वतंत्रता से है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो स्वतंत्रता है, जो मतलब पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है, केवल जो विधायिका है ना, जो हमारी लॉ बनाती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, उसके अगेंस्ट अवेलेबल है, कार्यपालिका के अगेंस्ट नहीं है। इतना ही बोला गया। इसके बाद से आता है आपका केस सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, जिसे पासपोर्ट केस भी बोला जाता है। नाम सुने आप लोग? बोलिए। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1957। इसमें जो है बोला गया कि जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है,
उसमें कहीं आने जाने की भी स्वतंत्रता है। इसलिए इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। जैसे कि जो विदेश जाने का अधिकार अगर पूछा जाए, किस केस में कहा गया कि विदेश यानी फॉरेन जाने का अधिकार एक 21 में फंडामेंटल राइट है। तो आप केस का क्या नाम बताओगे मोहिनी? केस का क्या नाम बताओगे आप? सर ये जो अभी आपने बताया वही वाला शत्रुघ्न, मैं नाम भूल गई। नाम ही नहीं बोलना। सतवंत सिंह। जी, केस का क्या नाम बताया? शत्रुघ्न सिंह। सतवंत। अच्छा, सतवंत, ओके। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली। कौन से ईयर का है सर ये? 1957 का। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को फॉरेन जाने का मतलब विदेश जाने का, अपने देश से दूसरे देश जाने का राइट जो है वो अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट भी है। अभी आपने देखा अपने देश में भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अपने विथ इन इंडिया, टेरिटरी इन इंडिया, वो किस अनुच्छेद में था? पढ़ा चुके सर हैं। 19(1)(d) में। 19(1) क्या किस में था? डी में सर, 1D में। हाँ 1D में था। 19(1)(d). हाँ 1D में था। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर विथ इन इंडिया पूछे किस अनुच्छेद में है तो क्या मारोगे आप? कहीं भी पूछे तो 19 का 1 का D। और फॉरेन जाने का किस किस में आया कि फंडामेंटल राइट है 21 में? सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1957। ठीक है। उसके बाद केस आता है मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी का केस कौन नहीं सुना है बताओ? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इतना फेमस केस है कि पूछिए मत। इसमें जो है पर्सनल लिबर्टी मीन्स, इसमें बोला कि पर्सनल लिबर्टी में सम्मानपूर्वक जीवन, रिस्पेक्टफुल लाइफ से तात्पर्य है, ना कि पशुओं की भांति जीवन। जो एनिमल होते हैं ना वैसे जीवन जीना नहीं कि केवल आप जिंदा हो। कैसा जीवन? रिस्पेक्टफुल लाइफ, सम्मानपूर्वक जीवन जीना, जिसे आप कहीं घूम सकें, कहीं आ जा सकें, आपके सम्मान। और बोला कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया जो है वो कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसा भी विधि बना दो और विधि बना के जो है आप जो है क्या करो, किसी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित कर दो। ऐसा नहीं है। उसको क्या करना है? जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। जस्ट एंड फेयर हो, ऐसा ला होना चाहिए। कैसा भी नहीं होना चाहिए, उसको जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ये किस केस में बोला गया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978। और इसमें ही बोला गया था कि ये जो है कार्यपालिका जो होता है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर सर मतलब विधायिका, दोनों के अगेंस्ट जो है अवेलेबल है। सिर्फ कार्यपालिका भी जो है ना कोई विधि बनाएगी तो उसको भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तभी प्रारंभिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है। मैंने कहा गांधी का आप लोग केस याद रखेंगे ना। फिर अगला केस आता है स्पिरिट ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 21 इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड मोहिनी स्पिरिट ट्रायल इज फंडामेंटल राइट अंडर 21। सर ये हुस्नैरा खातून का है क्या? वेरी गुड। हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कब का केस है पता है? 1979 का केस है। कब का केस है सर? 1979। हाँ, ईयर हम इसलिए याद करा रहे हैं कि नेट के पेपर में आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे
जिसमें केस का नाम दे देगा और कहेगा इसको जो है डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कौन पहले है, जो उसमें आर्डर लिखा रहेगा उस आर्डर में आपको सजाना होगा। कभी बढ़ते क्रम में लिखता है, कभी घटते क्रम में लिखता है। जो आर्डर असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर, ये लोग समझते हैं ना आप लोग, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर। जी सर। आरोही अरोही, हिंदी में आरोही अरोही होता है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग होता है। जिस आर्डर में आप पूछेगा उस आर्डर में आपको लगाना है केस को, ठीक है। इसलिए आपको केस का नाम याद होना चाहिए और मेंस में भी ये फायदा करता है। तो हुस्नारा का खात्मा का हो गया, तो बोला गया। और इसमें फ्री लीगल एड जो है फंडामेंटल राइट है, किस केस में कहा हो गया बताओ? फ्री लीगल एड भी फंडामेंटल राइट है, किस केस में कहा गया? सर कोई मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लेकिन कुछ हॉस्कोट करके कोई केस है क्या? इंग्लिश नेम है मतलब कुछ हॉस्कोट करके, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। एमएच हॉस्कोट केस का हम आपको लिस्ट अभी मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। केस अगर डिस्कस करते रहें तो पूरा जो है केवल आज अनुच्छेद 21 पे ही हो जाएगा। केस हम आपको भेज देंगे पहले आज, अभी पीडीएफ बनाएंगे क्लास के बाद से। अनुच्छेद 21 पे कम से कम 50 केस है। कितने केस है? 50 केस आपको याद होना चाहिए। इससे आपको मिलता ही मिलता है। जैसे पूछता है जो पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान जो होता है ना, स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं, जो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जो है करना, जो है मतलब स्मोकिंग को रोकना, जैसे लिखा रहता है ना पब्लिक प्लेस है, नो स्मोकिंग अलाउ। तो 21 केस में कहा गया कि मतलब जो लोक स्थान है वहाँ पे जो है धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सर मुरली एस देवड़ा वर्सेस मुरली एस देवड़ा। वेरी गुड। पूछता है केस, ठीक है। जैसे आपको हम ट्रेन में जाते हैं ना, कहीं हम अगर हमने सीट पे कोई पीता हुआ एक बार डांट देते हैं, कहते हैं कि ट्रेन में अलाउ नहीं है, अभी मैं पुलिस बुला दूंगा, एडवोकेट हूँ, तो तुरंत मतलब पीना बंद कर देता है, फेंक देता है, सॉरी बोलता है। तो अब पब्लिक प्लेस में कहीं भी कोई पी रहा है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, सीधे उसको मना कर दीजिए प्रेम से कि इस केस में ऐसा बोला गया, हम नहीं पी सकते हो पब्लिक प्लेस में। पीना हो जाओ अपने प्राइवेट रूम में पियो, पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते हो आप, स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे केस मिलेंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस केस में बोला गया कि शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है। इसमें 2 केस है, एक मोहिनी जैन का केस है, एक उन्नी कृष्ण का केस है। दोनों केस में माइनर डिफरेंस है, बच्चे गलती कर रहे थे, कभी मोहिनी जैन मार के आता है, कभी उन्नी कृष्ण मार के आता है। बताओ किस केस में कहा गया शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है? बताओ भैया मोहिनी जैन में। शिक्षा का अधिकार दोनों में कहा गया, लेकिन शिक्षा का अधिकार एक अनुच्छेद 21 हाँ। में अधिकार है, यह उन्नी कृष्ण में बोला गया। दोनों केस में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी जब हम केस लॉ की जब पीडीएफ भेजेंगे ना आपको, दोनों में एक में 6 से 14 बोला गया है और बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक ही क्या हुआ है, शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। उसके बाद से जो बच्चे हैं उनको जो राज्य के जो कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, उस पर डिपेंड करता है, चाहे तो जो है निःशुल्क शिक्षा दे या ना दे। इसलिए आपने देखा कि 21A एक जोड़ा गया, उसमें जो 6 to 14 ईयर ही जो शिक्षा का अधिकार दिया गया। याद है आप लोग? इसके लिए आरटीई एक्ट भी आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। याद है आप लोगों को कुछ? इसमें निःशुल्क शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की गई है, उसमें अनिवार्य फ्री एजुकेशन की बात की गई उसमें। तो आप जब पीडीएफ पढ़ोगे ना, उसका भी मैं बना के भेज दूंगा, मेरे पास बुक है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि किस केस में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक केस और बताओ, हथकड़ी लगाना जो है एक्यूज को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, किस केस में कहा गया? इसमें 2 केस हैं भैया सुनील बात्रा। शंकर शुक्ला वर्सेस
दिल्ली का केस है सर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेम शंकर शुक्ला का केस है। देखो बच्चे ना उस पे अभी जो आप बताइए वो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन और जी प्रेम भैया। शंकर शुक्ला, इन दोनों में इतना कंफ्यूजन होते हैं। आपने सुनील बत्रा का केस बताया, सुनील बत्रा का केस में पता है क्या कहा गया, बताओ। देखो जहां हाँ पे भैया, वो कंफ्यूजन हो गई इसमें शायद वो। मैं वो बता रहा गिरफ्तारी हूँ, से संबंधित था मैं बता रहा हूँ अब हाँ। आप लोगों का समय खत्म हो गया। मैं बता रहा हूँ सुनील बत्रा के केस में कहा गया कि आप लोग अंडर एक जेल में 2 प्रकार के कैदी बंद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिजनर होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक प्रिजनर होता है अंडर ट्रायल, एक प्रिजनर होता है जिसको मतलब कन्विक्टेड, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हो गए होते हैं, एक जिनका भी ट्रायल चल रहा होता है। तो सुनील बत्रा के केस में कहा गया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर और कन्विक्टेड प्रिजनर दोनों को एक साथ रखना, एक रूम में रखना, ये क्या है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अंडरस्टूड? जी भैया। सोनल अब भूलेगा कभी? आप नहीं भूलेंगे, वो कंफ्यूजन हो गई थी। देखो मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, हम लोग से भी ये गलतियां हुई हैं एग्जामों में। दोनों केस लगभग समान ही लगता है क्योंकि दोनों दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, दिल्ली प्रशासन का केस है। दोनों क्या है, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन, दोनों लगभग मिलता जुलता है। अब इसके पहले आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अब हमारे क्लास आप कर लिए तो आज से जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सोनल कंफ्यूजन जी होगा भैया, अब नहीं होगा। हाँ, तो फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है क्लास से? जी भैया, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, तो ये जो मेन केस हैं, मैं वही उसी मेन केस का डिस्कस किया हूँ, जिस केस में बच्चे, मैं लिस्ट भेज दूंगा और कल की क्लास में आप लोगों को जो केस नहीं समझ में आएगा, जैसे जो केस नहीं समझ में आएगा उस केस के बारे में बताइए दीजिएगा कि सर इस जजमेंट में जो है हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस जजमेंट को नहीं याद हो पा रहा है, और मैं पूछूंगा भी। इससे फायदा होगा कि 50 जो केस है उसमें से कितने केस आपको याद हैं, और हर एग्जाम में पूछता है। तो 21 में यही है, 21 में वही 2 लाइन है, 21 में सिर्फ केस ला है। 21 में जितना लिख दो केस ला, लॉन्ग में लिखो, मेंस में आता है सिर्फ केस ला ही हम लोग लिखते हैं। केवल वो 2 लाइन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ही किसी व्यक्ति को प्रारंभिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये इतना ही लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद से सिर्फ केस ला। सभी फंडामेंटल राइट की जननी माना जाता है। जितने भी नए फंडामेंटल राइट जो समान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार में जरूरी है, जैसे इंटरनेट का अधिकार, अब इंटरनेट का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। बिजली पाने का अधिकार, सोने का अधिकार, जो राइट टू स्लीप है ना, वो भी फंडामेंटल राइट है। किस केस में कहा गया बताओ, कोई बता सकता है कि हम जो सोचते हाँ हैं, भैया, बताओ। बहुत रामदेव के मामले में। उसका केस का नाम क्या है? पूरा याद नहीं है। रामदेव वर्सेस दिल्ली प्रशासन ऐसे कुछ था। नहीं, रामदेव का केस का नाम नहीं है। रामदेव जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ, रामदेव जो बाबा रामदेव हैं, वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो धरना दिए थे रामलीला मैदान में, उसी में जब रात में सो रहे थे लोग, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। याद है कुछ? 2013 की घटना है। मोदी सरकार जी मतलब भाजपा सरकार 2014 में आया, 2013 की घटना है। तो इस केस को सुमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुमोटो भी ले सकता है ना। इनरी रामलीला केस, इनरी रामलीला मैदान केस, इस केस का क्या नाम है? क्या नाम है इस केस का? इनरी रामलीला मैदान केस। हाँ, जो रामलीला मैदान है दिल्ली में, जहाँ पे हर कोई धरना प्रदर्शन करता है कि कभी देखिए केजरीवाल धरना देंगे, जंतर मंतर है, रामलीला मैदान, यही तो 2 जगह है जहाँ लोग धरना देते हैं। तो बाबा रामदेव जो है इसमें सलवार से मतलब पहन के भागे थे, नहीं होता फीमेल का जो वस्त्र होता है उसको पहन के भागे थे, याद है उस समय जब पुलिस लाठीचार्ज की थी? तो उस समय की बात है, जब रात में ये लोग सोए थे तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अखबार में आया, फिर सुमोटो ले लिया, कहा कि पुलिस को कि आप जो है राइट टू स्लीप जो है वो फंडामेंटल राइट है, और आप किसी को ऐसे सोते समय लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। इंद्री रामलीला केस का नाम है, इंद्री रामलीला मैदान केस का नाम है, याद रहेगा? तो ऐसे कुछ केस हैं जो हम आपको डिस्कस कर रही है, और हम केस का पूरा लिस्ट ही दे देंगे आपको। आपको केस की बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो हम सिलेबस नेट में है
मैं उसका PDF दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे सफिशिएंट है। तो 21 हो गया। अब आते हैं 21 का केस ला ही है, सब कुछ केस ला हम भेज देंगे आपको। जैसे कि एक और मैं बता रहा हूँ आपको, एक फेमस केस बता रहा हूँ, फेमस केस बता रहा हूँ जो पूछता है जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। शामिल है कि नहीं है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता भी है किस केस में कहा गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, किस केस में कहा गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और प्रेजेंट में क्या है, यूपीपीसीएस 2018 में भी पूछा था, क्या जीने का अधिकार मरने का अधिकार शामिल है, बताइए। भैया शामिल नहीं है, ये ज्ञान कौर में बोला गया था। ज्ञान कौर का पूरा नाम बताओ। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। हाँ, ये कब का केस है? 96 का है भैया। हाँ, 1996 1996 का है, ठीक है। इसके पहले एक केस आया था पी रतिनाम का, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, 1994 का केस आया था। उसमें बोला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया निर्धारित किया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, इसलिए सेक्शन 309 आईपीसी का क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2 साल तक इसमें FIR नहीं हुआ और 2 साल बाद ज्ञान कौर के केस में यही डिस्प्यूट आया, क्वेश्चन आया कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसलिए धारा 309 जो है आईपीसी का संवैधानिक है, ठीक है। ये पूछता है कि अभी वर्तमान में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, एक ज्ञान कौर का ही केस अभी भी लागू है। अब आते हैं आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, SHELTER। क्या आश्रय का अधिकार भी एक मूल अधिकार है? किस में कहा गया, पूछा हुआ है सब प्रश्न, बहुत ही फेमस। चमेली सिंह का नाम सुने आप लोग? चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, चमेली सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, नाम सुने आप लोग? यस सर। जी भैया। हाँ, इस केस में बोला गया कि जो सेटलर राइट है, राइट टू सेटलर, ये भी क्या है 21 में फंडामेंटल राइट है। उसके बाद से आता है ये बताइए, अभी आप लोग करंट इशू में पूछ रहा हूँ, पहले जो है कि कोई हम बात करते थे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हुआ करता था, याद है आप लोगों को कुछ? और अब जो कॉल रिकॉर्ड होता है, पहले बोल लेता है योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, बोलता है, उसके बाद से रिकॉर्डिंग शुरू होती है। बोलता है नए वाले सेटों में, जो नए मोबाइल जिनके हैं उनके में बोलता है, पुराने में भी अभी भी नहीं बोल रहा, जिसका पुराना सेट है उसमें नहीं बोल रहा है। लेकिन भारत सरकार ने सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को कहा कि ये आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग तो करिए, लेकिन अगला जिसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कंसेंट से कीजिए। जैसे मैं क्लास का रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि क्लास जो क्या होगी रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग मोड में है क्लास है, ये क्लास आप बाद में सुन सकते हैं। बता दिए कि नहीं बताया आप लोगों को? बताया ना, जो भी आप लोग बोल लेंगे यहाँ पे विधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, लीगल शब्द का प्रयोग करेंगे कि क्लास चल रही है, तो ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता? किस केस में बोला कि फोन रिकॉर्ड करना, किसी को कॉल रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है उसके अनुमति के बिना, बताओ। और कब का ये जजमेंट है, और अब जाके 2024 में लागू हुआ है, रियल में लागू हुआ है, नहीं तो उसके पहले जो है कोई किसी का टेलीफोन टैप कर लेता था बिना कंसेंट के बिना। ही किस केस में कहा गया बताओ? टेलीफोन टैप करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, बताओ। फोन तभी टैप रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब वो जो पब्लिक सुरक्षा हो, लोक सुरक्षा, पब्लिक सिक्योरिटी, उसके लिए आवश्यक हो तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है, अन्यथा नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। किस केस में बोला गया कि किसी के कंसेंट के बिना फोन उसका रिकॉर्ड करना? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस भी केस का क्या नाम है? PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का केस है, ठीक है।
आप लोग बता दोगे ना कि किस केस में कहा गया कि फोन टैप करना, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की टैप करना, ये सब क्या है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। किस केस में कहा गया? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। ये सब मेन केस है। केस तो इतना है कि सब मेन ही मेन है। पढ़ाऊं तो 2 घंटा इस केस का ही बीत जाएगा, क्लास खत्म नहीं होगा। तो क्या करें? पीडीएफ भेज देंगे केस का, अगला आर्टिकल शुरू करें क्या रहने दें? दिवाली भी मनाएंगे आप लोग, छोटी दिवाली। क्या करें बताइए आप लोग? 3 लोग जुड़े भी हैं। आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर ग्रुप में। पीडीएफ सेंड कर रहे हैं। तो हाँ, आज जो की समझ क्लास नहीं हम आएगा वो यही कल खत्म आपसे पूछ करेंगे। लेंगे फिर। कल हम जो है हाँ, इसमें हम एक चीज और पढ़ाएंगे आज हम, 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है बताइए? 6 to 6 से 14, 14। क्या? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हाँ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, इतना ही आज पढ़ाएंगे। और आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। अच्छे से पढ़िए। और जितना बुक मंगा लिया आप लोग, ऑर्डर कर दिए? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। आज मैं आप लोग सामने बोल पा रहा हूँ, कैमरे में बोल पा रहा हूँ, मेरे सालों की मेहनत है। शुरू में जब मैं क्लास शुरू किया था ऑनलाइन, आज से 3 साल पहले, तो मैं कैमरे में नहीं बोलता था। जैसे आप लोग जुड़े हुए ना, ऐसे मैं भी मतलब कैमरा अपना आप करके ही मतलब जो बोलता था, जैसे भी बोलता था। और आज बिना कैमरे के बोल रहा हूँ, कहीं मतलब कैमरे बोल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई डाउट? पढ़ाई करने की नहीं आप लोग कि केवल मेरा क्लास देखने के बाद करने के बाद से नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना है आप लोग को, तभी होगा सिलेक्शन। नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा सिलेक्शन। कोचिंग बहुत लोग करते हैं। ये तो मैं 1 घंटा पढ़ा, राहुल IAS में लोग 6 घंटा 8 घंटा क्लास करते हैं। 3 लाख रुपये फीस देते हैं साल का, 12-13 महीना का 3 लाख रुपये फीस देते हैं राहुल IAS में। सबसे महंगी फीस राहुल IAS की है, 3 लाख रुपया। 3 लाख फीस देते, तभी सिलेक्शन फ्री नहीं हो पाता है। मेरे बहुत सारे जूनियर हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, जो गए राहुल IAS लौट के चले आए, फ्री तक नहीं हुआ। SC/ST कैटेगरी होने के बाद भी फ्री नहीं हुआ बहुत लोगों का, उनको पढ़े ही नहीं। पढ़ने से होगा, कहीं भी आप पढ़ेंगे पढ़ने से होगा। नहीं पढ़ेंगे कहीं भी इससे आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन पा जाएंगे। हमने कहीं कोचिंग नहीं लिया आज तक, कभी नहीं कोचिंग लिया। जो भी किया क्लास में पढ़ा और अपने से पढ़ा। कहीं कोई हमें बताने वाला भी नहीं था, जो भी किया अपने से किया। हम तो आप सभी को बताने के लिए, समझाने के लिए हैं। 1000 लोगों को समझा रहे हैं ग्रुप में, आप लोग देखते ही होंगे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे, टेलीग्राम पे देखते होंगे, और अब तो हमें लाइव भी देख रहे हैं आप लोग। तो जितना ज़्यादा पढ़िए, जो समय बीत रहा है ना, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जितना ही ज़्यादा इसका यूज कर लीजिए, मोर यूज। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। जितना पढ़ लीजिए, अपने सपनों को साकार कर लीजिए। मैं अपना लाइफ स्टाइल देखता हूँ, अपने सिलेक्टेड दोस्तों का लाइफ स्टाइल देखता हूँ। और जो नहीं GRE हो पाए, नहीं PhD कर रहे हैं, लॉ करके मतलब तैयारी कर, उनका लाइफ देख रहा हूँ। तीनों का लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है। जो सेलेक्ट हो चुके हैं मुझसे आगे हैं, जो अभी LLB करके तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, ना LLM किए, ना PhD किए, ना GRF हैं, उनकी लाइफ स्टाइल हमसे कम है। तो जो आपके पास जितना ज़्यादा मतलब वो रहेगा, सफलता रहेगी, आपकी लाइफ स्टाइल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपका नेम फेम होगा। ये सब मेहनत से होता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होना है लाइफ में। ठीक है, तो कोई डाउट क्लास का? क्योंकि आज भी कम ही लोग जुड़ रहे हैं। आशा है कि कल भी कम ही लोग जुड़ेंगे। कल तो मेन दिवाली है। आपके यहाँ दिवाली कब मनाई जा रही है? भैया कल तो पॉसिबल नहीं है, कल आप कल ऐड होना। कल क्लास आप कर रहे थे? कल दिवाली। क्या मोहिनी, क्या कह रही हो? जी सर। सर मैं ये बोल रही थी, आपने वो जो NTA की वो जो नेट वाली जो बुक आपने सॉल्व पेपर का कवर पेज सेंड किया था ना ग्रुप में, जी आपने बोला था आपके कोई फ्रेंड हैं जो मतलब उसके ओनर है उनका है। अभिषेक सर। हाँ, तो सर आप मुझे वो मतलब उनका ग्रुप में नंबर शेयर कर दीजिएगा ना। ग्रुप में नंबर तो शेयर किया हूँ मैं। अच्छा। इस ग्रुप में भी किया हूँ, जो दूसरी माई ड्रीम में भी किया हूँ, उनका भी नंबर किया हूँ, लॉ फाइटर वाले भैया का भी नंबर किया हूँ,
सबका नंबर तो मैं डाला हूँ, इस जून सॉरी में तो डाला सर। हूँ विमल, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं दोबारा भेज दूंगा। जी प्लीज सर, प्लीज आप भेज हाँ दीजिएगा क्योंकि मैं नहीं देख पाई हूँ, मिस हो हाँ गया है मुझसे। हाँ मंगा लोगे बुक सही रहेगा, और आप सर अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ पे, में आएगा, नहीं प्रैक्टिस सर करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सर वो पेपर 1 के लिए मेरे पास केवीएस मदान की बुक है। हाँ केबीएस बनाना बुक अच्छी है, और इनका जो आता है बुक नहीं आता है, इनका क्या आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, साल पेपर आता है, जो मतलब एनटीए की जो यूथ कंपटीशन की है, इनका क्या आता है, प्रीवियस पेपर आते हैं और प्रैक्टिस सेट आते हैं, बुक नहीं आते हैं। बुक केवीएस मदान के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, मेरे पास दोनों बुक है, केवीएस मदान का भी है और अरिहंत का भी है, और उसका भी आता है, दृष्टि का भी आता है फर्स्ट पेपर का, दृष्टि का भी सही है। अगर जो नहीं लिया होगा, अगर बुक लेना होगा तो दृष्टि का ले लेगा, दृष्टि का भी सही से अच्छे से दिया है, जो दृष्टि आईएएस नहीं है, नाम सुने होंगे आप लोग। जी सर। हाँ तो उसका भी अच्छा बुक है, तो आप लोग मंगा लीजिए, क्योंकि मैं बताया ना आप लोग को, बिना शस्त्र के वार नहीं होता, युद्ध नहीं होता है, तो बुक ही हमारे शस्त्र हैं। जितने ज़्यादा हम पढ़ेंगे, देखिए मैं जैन पांडे पढ़ा और अब केसला पढ़ रहा हूँ, अभी तक पता है आप लोग को जैन पांडे में बहुत सारी मैं अब गलतियाँ पाया हूँ, खासकर केस के ईयर का गलतियाँ, एक दो साल बढ़ा के दिया है, एक गोपालन का 1952 लिखे हैं उसमें, एक 1950 का केस है, मेनका गांधी का 1979 लिखे हैं, एक 1978 का केस है। अगर मान लीजिए हम अब नहीं पढ़ते तो वही हमको याद था पुराना, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तब याद है कि यार ये सब तो गलत लिखे हैं, बहुत सारे उसमें गलती लिखे हैं। जैसे आप जैन पांडे में पढ़ोगे आप बुक, उसमें स्वतंत्रता जो है प्रेम्बल में 4 प्रकार के लिखे हैं, जबकि प्रेम्बल में स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, एक स्वतंत्रता छोड़ दिए हैं। तो जब आप पढ़ते हो बुक, अब ज़्यादा आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस बुक में जो है क्या गलती लिखा गया है और क्या हमें करेक्ट करना है। लगभग सही है, 99% सही है, लेकिन 1-8% जो गलतियां हैं उसे हम ज़्यादा पढ़ने के बाद ही उसको पकड़ पाते हैं कि कहाँ गलती लिखा हुआ है। तो हम तो अब सब कुछ आपको करेक्ट करा रहे हैं, सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बेयर एक लेके रखता हूँ कि सब कुछ उससे आपको वो भी कराता हूँ, क्या बोलते हैं, वेरीफाई भी कराता हूँ। तो इसलिए आप ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, जितना पढ़ लीजिए उतना सही है। अभी आप लोग के पास समय है, नहीं तो फिर एक दिन ये चीज़ ऐसे निकल जाएगी ना, पता नहीं चलेगा कब हम 30 के हो गए, कब हम जेआरएफ क्रॉस हो गए, जेआरएफ का बेस खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा। जितना जल्दी सब कुछ अपना सपना अचीव, जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव कर लीजिए, उतना सही है। मैं भी जब जेआरएफ हुआ था ना, अब दिन पर दिन पेपर टफ होते जा रहे हैं, पेपर भी टफ हो रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, उनसे इस तरह मेहनत कीजिए। अगर वो 4 घंटा पढ़ती हैं तो आप 6 घंटा पढ़िए, और 6 पढ़ते हैं तो आप 8 घंटा पढ़िए और उसका इनपुट जो आउटपुट निकालिए कि जो हम पढ़ रहे हैं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम 1 घंटा यहाँ पे किस लिए हैं, पूछने के लिए है ना कि आपने जो इनपुट लिया है, पढ़ाई किया है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। आउटपुट मीन्स जो आप पढ़े हैं, मैं पूछ रहा हूँ तो आप उसको रिप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसे आउटपुट बोलते हैं। और क्या आपका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपको भी सर। सेम टू यू सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तब क्लास ऑफ करें। जी सर, जी थैंक यू। सर। ठीक है।